नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और आप देख रहे हैं योर स्टॉक। योर स्टॉक यानी आपका शो जहां हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार में आज काफ़ी सुस्त कारोबार दिखाई दे रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से सुस्ती जो है वो बाजार में देखने को मिल रही है। इंडेक्स पर क्या व्यू होने वाला है आपका? निफ्टी और निफ्टी बैंक को कैसे देख रहे हैं आप? क्या अहम लेवल्स है? गुड आफ्टरनून रक्षा जी, और आप योर स्टॉक के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सुबह से नरमी देखने को मिली है। इससे पहले जब भी मार्केट 26,100 200 के पास आता है, वहीं से हमें मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। वही इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक अगर हम पिछले 3 से 4 दिनों का सेशन देखें, वहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट अभी भी मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,900 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, जहां पे उसके 50 डे एसएमए लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे लगता है सेकंड हाफ में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। बट इसका कंफर्मेशन आने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ हमें इंडेक्स में बाय करते हुए चलना चाहिए। और अभी भी जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी का 25,700, वो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों ही सपोर्ट काफी अहम है। पहला जो सपोर्ट है वो 25,900 का है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,700 का है। और जब तक इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, तब तक हम बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ इंडेक्स में बाइंग करते हुए चल सकते हैं। और जो फॉलो थ्रू मोमेंटम है, अगर हमें 26,200 के ऊपर अगर मिलेगा, तो वहां से फिर अच्छी खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। देन आफ्टर मार्केट अपने अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम करता हुआ दिखाई देगा और वहां से 26,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो लेवल्स है, इन पर थोड़ा ध्यान दें। वहीं पर बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है 58,700 का है। 2 से 3 बार देखा गया है, जब भी बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास आती है तो वहां से एक रिबाउंड देखने को मिलता है। और जो अपसाइड के जो रेजिस्टेंस है, अभी भी फिलहाल 59,300 से लेकर 59,500 जोन के आसपास बने हुए हैं। तो जो सपोर्ट लेवल है वो 58,700 का है। और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में 59,300 से लेकर 59,500 जोन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इंडेक्स पर ये व्यू लक्ष्मीकांत जी की ओर से आता हुआ, लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून दीपक, बताइए कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आज आप? हेलो जी बताइए। मैम, मैं दीपक बोल रहा हूँ भिंड मध्य प्रदेश से। मैं यूपी बैंक पे है तो 871 है, ये 31 रुपये 16 पैसे। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कहीं बैंक मर्ज हो जाए, क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या कुछ रहेगा इसमें? कोई इफेक्ट पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाए? आपका लॉन्ग टाइम का नजरिया है? नहीं, लॉन्ग टर्म का तो नजरिया है 5-6 साल जो भी करा सकते हैं। जैसे कोई मर्ज बैंक हो जाए, कोई कहीं मर्ज हो गई या कुछ शेयरों पे क्या लेफ्ट हो जाएगा, क्या और रहेगा, वो चीज हमको थोड़ा गाइड करें। बिल्कुल। और, यूको बैंक क्या इसमें आने वाले में क्या समय में क्या रहेगा इसमें? ये निकल जाना चाहिए थोड़ी भाव जो लिया है थोड़ा ऊपर ऊपर करके कि मर्ज पे तो कोई अंतर तो आएगा नहीं आएगा, क्या है इसमें? जी बिल्कुल। यूको बैंक 28 रुपये 62 पैसे पर कारोबार कर रहा है और आपकी जो खरीद है वो हाँ, 31 रुपये 16 पैसे की है। पे मैंने हाँ 871। और एक साल की इसका चार्ट देखें तो 32% से ज़्यादा टूट चुका है ये शेयर। 46-47 के लेवल पर कारोबार करके वहाँ से 28 का जो लेवल है वहाँ तक ये पहुँच चुका है। लक्ष्मीकांत जी, और कितनी गिरावट बाकी है यूको बैंक में, या फिर ये जो गिरावट है यहाँ पर थम जानी चाहिए और यहाँ से एक उछाल आपको दिखाई देता है? क्या करना चाहिए? देखिए रक्षा जी, ऐसी कोई बड़ी गिरावट तो अभी नहीं दिखाई दे रही है। 27 का ही सपोर्ट है और वहां से हमें एक रिबाउंड देखने को मिला है। बट कोई मेजर अपसाइड भी हमें आने वाले समय में देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि अभी भी स्टॉक अपने जो सभी की मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जो मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो 35 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर हमें वीकली चार्ट्स पर बेरिश क्रॉसओवर 250 डीएमए के हैं, तो वो एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। सपोर्ट 27 का है।
तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जब तक ये 27 के ऊपर होल्ड करता है तब तक ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वेट किया जा सकता है 35 के ब्रेकआउट का। बट अगर हमें एक भी डेली क्लोज अगर 27 के नीचे मिल जाता है तो मुझे लगता है कि वहां से फिर एग्जिट होना चाहिए। और दूसरे कई बैंकिंग शेयर्स हैं जैसे कि कैनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक हुआ, वहां पर निवेश करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल वेट करने की सलाह यहाँ पर यूको बैंक पर आपको दी जा रही है, लेकिन कैनरा बैंक पर बुलिश नज़र आ रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। अगला सवाल यूट्यूब से ले लेते हैं। दिनेश का सवाल है, बेंगलोर से बात कर रहे हैं। 1000 शेयर्स इनके पास हैं BHEL के, और जो खरीद भाव है वो है 258 का। और आज देखिए तो हल्की गिरावट के साथ BHEL कारोबार कर रहा है, 279 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है और हल्का मुनाफा भी इन्हें हो रहा है। BHEL की बात की जाए तो डिफेंस स्टॉक आज चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस रैली में नहीं शामिल हो पा रहा है। आज एक डिफेंस डील को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसकी वजह से डिफेंस शेयरों में जोश दिखाई दे रहा है। लेकिन BHEL इस पर क्या करना चाहिए? जो इसका ऑल टाइम हाई है 325 से ऊपर का, वो प्राइस कब तक नजर आ रहा है आपको? वो प्राइस कब तक देखने को मिलेगा BHEL पर 300 से ऊपर का भाव, लक्ष्मीकांत जी? देखिए ट्रेंड तो स्ट्रांग है, बट अगर पिछले हम 7 to 8 वीक का ट्रेंड देखें तो ये साइडवेज उसमें ट्रेड कर रहा है मोमेंटम के साथ। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 295 300 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये 295 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक ये साइडवेज मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करेगा। वहीं पर सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 265 से लेकर 260 तक का जो जोन है वहां पर अहम सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी बुलिश साइड की तरफ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। 295 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से मुझे लगता है कि 330 से लेकर 335 के अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि इसको होल्ड करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस में 260 का सजेस्ट करता हूं। जब तक ये 260 के ऊपर रहता है तब तक ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इस ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं जो कि 295 के ऊपर देखने को मिल सकता है। एक बार ब्रेक थ्रू मिलता है तो ये अपना मोमेंटम कैच करेगा और वहां से फिर 330 335 के लेवल्स देखने को BHEL में मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रणनीति होगी BHEL पर लक्ष्मीकांत जी के। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ मनोज फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून मनोज, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन से शेयर पर है आपका सवाल? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। मेरा 2 शेयर्स हैं। एक हुंडई है जो कि मेरा 2532 में लिया हुआ है 300 शेयर्स। तो इसको क्या करना चाहिए? रखना चाहिए कि इसको लॉस बुक कर लेना चाहिए? बिल्कुल। और दूसरा शेयर कौन सा है आपका? कैम्स। कैम्स, ये 803 का मेरा लिया हुआ है 500 शेयर्स। ओके। कैम्स का आपका 803 का की खरीद है। बिल्कुल, तो आपके खरीद भाव से नीचे आते हुए शेयर लक्ष्मीकांत जी, कैम्स आज भी कमजोरी है और मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में देखें तो काफी दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। क्या किया जाए कैम्स में? और Hyundai के भी शेयर्स हैं इनके पास, और जो इनकी खरीद भाव है Hyundai की वो है 2530 की। हालांकि हुंडई में इनकी जो खरीदारी ऊपर की ओर है, बट मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। और अगर एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू हमें आने वाले समय में 2400 के ऊपर मिलता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर इनके जहां से इनकी खरीदारी का भाव है उसके ऊपर भी निकल सकता है। लोअर लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2200 का। तो मुझे लगता है कि जब तक हुंडई 2200 के ऊपर बना रहेगा तब तक हम ये पॉजिटिव ब्रेक थ्रू के मोमेंटम का इंतजार कर सकते हैं। जैसे स्टॉक 2400 के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि वहां से फिर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। और फिर इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई है जो हमें 2600 तक के दिखाई दे रहे हैं तो वहां तक पहुंचने का मादा हुंडई रखता है। बट उसके लिए अपने जो सपोर्ट है 2200 का ऊपर सस्टेन करना जरूरी रहेगा। जब तक ये 2200 के ऊपर रहता है तब तक हमारी सलाह यही रहेगी। तो ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और इस ब्रेक थ्रू का इंतजार कर सकते हैं।
दूसरा जो उन्होंने बताया कैम्प्स, तो यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म का रिबाउंड हमें 2 से 3 दिनों के पहले सेशंस को देखने को मिला था, बट मोमेंटम अभी फिलहाल फिजल आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले में समय में ये जो इसका प्रीवियस लो है, जो अभी 720 के आसपास दिखाई दे रहा है, वहां तक ये फिसल सकता है। अगर वहां से कोई रिबाउंड आता है तो फिर यहाँ पर हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट अभी फिलहाल इसमें बेरिश नजरिया है। अगर 720 के लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और वहां से स्टॉक फिर 690 से लेकर 680 के रेंज तक फिसल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कैम्प्स और hyundai पर जो लक्ष्मीकांत जी की सलाह है वो आपको मिल चुकी है। अगला सवाल यूट्यूब से ले लेते हैं। CDSL पर विकास ने खरीदारी की है और CDSL के 50 शेयर हैं और इनका कहना है कि इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 1590 रुपये की है और लगातार 18 महीने हो गए हैं इन्हें होल्ड करते हुए। क्या किया जाए CDSL पर? जैसे कि मैंने अभी बताया कि मार्केट प्लेटफॉर्म जो भी शेयर हैं काफ़ी दिनों से प्रेशर में है, BSE ले लो या फिर कैम्प्स, CDSL सभी गिरावट के शिकार हैं। क्या किया जाए CDSL में? क्या आगे के लेवल्स क्या होंगे? इनकी खरीद भाव 1590 रुपये की है और जो स्टॉक है वो अभी 1470 के आसपास कारोबार कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी। देखिए, स्टॉक ने एक रिबाउंड की कोशिश की थी पिछले हफ्ते, बट वो पूरी तरीके से फलित नहीं हो पाई और फिर से स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे आ गया है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट बेरिश ही दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल अपने ये स्टॉक अपने सभी जो सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे ही ट्रेड करता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। RSI में बेरिश क्रॉस ओवर है डेली के चार्ट्स में, तो मुझे लगता है कि अगर 1450 के लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में बढ़ सकता है और वहां से स्टॉक फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पर 1380 1350 तक के लेवल को भी रिटेस्ट कर सकता है, करेगा। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बेरिश नजर आ रहे हैं। अगर 1450 के नीचे ये स्टॉक सस्टेन होता है तो फर्दर जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो CDSL पर ये सलाह होगी लक्ष्मीकांत जी की। लेकिन अगला सवाल भी यूट्यूब से है और राकेश का सवाल है। NSDL के 100 शेयर्स हैं इनके पास और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 1280 के लेवल की है। NSDL जो है वो हाल ही की लिस्टिंग कंपनी है, अगस्त में लिस्ट हुई थी और काफ़ी अच्छी खासी लिस्टिंग गेन इसने दिए थे। 936 पर इसका जो है वो लिस्टिंग था और अभी 1060 के लेवल पे कारोबार करती हुई, लेकिन यहाँ से इसने 1425 के भी लेवल दिखाए हैं। शायद उसी मोमेंट पर इन्होंने 1280 के लेवल पर खरीदारी की है, लेकिन इनके खरीद भाव से अभी थोड़ा नीचे आ चुका है शेयर। क्या किया जाए लक्ष्मीकांत जी NSDL के शेयर पर 1280 के बाइंग प्राइस पर? देखिए, इसका ज्यादा डेटा तो है नहीं हमारे पास। रिसेंटली ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। टेक्निकल बेसिस पर कुछ भी रिकमेंडेशन से पहले एटलीस्ट हमें 6 to 8 मंथ का डेटा लगता है। सो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है, तो इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल, तो NSDL पर यहाँ पर रणनीति नहीं, क्योंकि चार्ट ज़्यादा मौजूद नहीं है, इस वजह से रणनीति नहीं दे पाएंगे लक्ष्मीकांत जी। लेकिन अपने जो इस का हाई है वहाँ से टूटता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लिस्टिंग गेन है वो काफ़ी अच्छे दिए थे और अब उनके लिस्टिंग के ऊपर ही कारोबार कर रहा है फिलहाल शेयर, तो इतनी ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला सवाल अमित का है और इन्होंने सवाल पूछा है कैनरा बैंक पर। 5000 शेयर है इनके पास और 105 के लेवल की इनकी खरीदारी है। कैनरा बैंक के शेयर पर अच्छा खासा मुनाफा इनको होते हुए, क्योंकि 150 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है और PSU बैंकों ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है पिछले महीनों में, तो कैनरा बैंक भी उस रैली का हिस्सा रहा है और अच्छी खासे लेवल पर इन्होंने कैच किया है जिसका फायदा इन्हें होता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, कैनरा बैंक और पूरे PSU पैक पर क्या रणनीति होगी, क्योंकि अच्छा खासा चल चुके हैं, आगे बजट भी आने वाला है, आगे के लिए क्या रणनीति होगी आपके पूरे PSU बैंक पर अगर किसी को कोई नई खरीद करनी होगी इस लेवल पर, और कैनरा बैंक पर भी अपनी सलाह दीजिए।
देखिए, कैनरा बैंक पे तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। अभी हमने कुछ दिन में गिरावट होने के बावजूद भी इसके जो अपसाइड के स्ट्रक्चर है वो अभी भी मेंटेन है। तो हमें लगता है कि यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड के मूव हमें कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से इसने आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी को, तो मुझे लगता है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है वो बरकरार रह सकती है। करंट लेवल्स पे इसको बाय किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी अच्छे खासे ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। अब जो अपसाइड के जो टारगेट है, मुझे लगता है कि यहाँ से 170 175 तक ये स्टॉक जा सकता है। लोअर लेवल का जो सपोर्ट है अभी फिलहाल हमें 138 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात की जाए तो हालांकि सेलेक्टेड जो बैंक्स हैं वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ दी जो लार्ज सेक्टर के बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, सो ये सब, और इसमें कैनरा बैंक को भी ऐड कर लेना चाहिए। तो ये काफी अच्छे आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा। और जिन बैंकों के बारे में बात किया गया है उनमें आने वाले समय में ट्रैक्शन देखने को मिल सकेगा। बिल्कुल, तो पीएसयू बैंक पर बुलिश और कैनरा बैंक पर 170 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये नज़रिया पूरे पीएसयू पैक पर लक्ष्मीकांत जी की ओर से आता हुआ। लेकिन अगला सवाल यूट्यूब से ले लेते हैं। विजय का सवाल है, नवी मुंबई से बात कर रहे हैं। मैंगलोर केमिकल पर 50 शेयर खरीदे हैं इनने और जो इनकी खरीद भाव है वो 110 के लेवल की है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़ा है इन्होंने और 309 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि आज हल्की गिरावट है, पर इनको अच्छा खासा मुनाफा, क्योंकि खरीद भाव बहुत ही अच्छे स्तर का है। क्या किया जाए पूरे केमिकल पैक में? आज तो केमिकल और फर्टिलाइज़र जो पूरा पैक है उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन मैंगलोर केमिकल में क्या किया जाए? 308 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और 110 की इनकी बाइंग प्राइस है। क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या आगे और ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है आपको? दी केमिकल स्टॉक्स में, जी हाँ, सिलेक्टेड केमिकल स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिली थी, बट जैसे ही अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आते हैं तो वहां पर हमें बिकवाली भी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो इसमें जो अभी जो चार्ट देख के लग रहा है, मनाली के पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में वो थोड़े से बेरिश ही नजर आ रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म का रिबाउंड हम एक्सपेक्ट भले ही कर सकते हैं toward the levels of 110 to 110 to 120 के आसपास, बट जो अपर साइड के जो हर्डल्स है वो भी मेंटेन है। तो मुझे लगता है कि अगर इनके खरीदरी भाव तक भी आता है स्टॉक, तो वहां पर हमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और फिर अब इसके अलावा भी जैसे कुछ अच्छे शेयर है, एसआरएफ हो गया, इसके अलावा नवीन फ्लोरिन हो गया, तो मुझे वो ज्यादा बेहतर स्टॉक्स लग रहे हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए। बिल्कुल, तो ये नज़रिया पूरे ही केमिकल पैक पर लक्ष्मीकांत जी की ओर से आता हुआ। लेकिन कॉपर और चांदी में रिकॉर्ड रैली से हिंद कॉपर का शेयर 15 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। शेयर में आज भी 10% की जोरदार तेजी है। इस महा रैली के पीछे की क्या वजह है, बताने के लिए अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अभिषेक, बताइए, मेटल में ये जो महा रैली है इसकी क्या वजह है? देखिए, कॉपर में लगातार तेजी हो रही है और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर की कीमतों की बात करें तो एलएमई पर हमने देखा कि रिकॉर्ड हाई बने। शंघाई फ्यूचर्स भी रिकॉर्ड पर है। आज हमने देखा कि एमसीएक्स पर भी जो भाव थे 1392 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए कॉपर के। तो ये सारे के सारे रीजन है कि कॉपर महंगा हो रहा है, तो जो कॉपर वाली जो कंपनीज है उनको बेनिफिट हो रहा है। और कॉपर महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सप्लाई है वो तंग है, सप्लाई तंग है। और बाकी चांदी जो कि बाई प्रोडक्ट है कॉपर वाली कंपनीज के लिए, तो चांदी के प्राइसेस में लगातार उछाल दिख रहे हैं, तो उससे निश्चित तौर पर हिंदुस्तान कॉपर को भी बेनिफिट होगा। तो ये कुछ कुछ रीजंस है। और हम देख रहे हैं कि इस साल में हिंदुस्तान कॉपर का शेयर है वो डबल हो गया है। इस साल अगर हम कॉपर की कीमतों की बात करें तो लगभग 50% के आसपास का उछाल आ चुका है कॉपर के प्राइसेस में। तो ये कोरिलेशन है। और हम ये भी देख रहे हैं कि देखिए, जो सप्लाई डिसरप्शंस हैं वो लगातार प्राइसेस को सपोर्ट कर रही हैं। इंडोनेशिया में एक माइन है ग्रासबर्ग करके, जो कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट माइन है। और वहां पर हमने देखा था कि मड स्लाइड हुआ था, यानी कि भूस्खलन हुआ था, उसके चलते
सप्लाई डिसरप्ट हुई और अभी तक सप्लाई जो है वो कायदे से रिज्यूम हो नहीं पाई है। तो एक रीजन ये है। दूसरी चीज ये है कि चिली जो कि कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लगभग 1/4 या फिर यूं कहें कि 1/4 से भी ज्यादा 27% प्रोडक्शन दुनिया के टोटल आउटपुट का वहां से खनन होता है चिली में, और वहां पर भी सप्लाई हमने डिस्टर्ब होते हुए देखी, हमने प्रोडक्शन डाउनग्रेड देखी और उसके चलते कॉपर की कीमतों को सपोर्ट मिला। तो सप्लाई कम है, डिसरप्टेड है, मांग इंटैक्ट है, चांदी लगातार मजबूत हो रही है और जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं कॉपर के, तो ये कॉपर वाली कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, इसको लगातार सपोर्ट मिला है। और जेपी मॉर्गन ने ये कहा है कि 2026 में $12,500 तक कॉपर के प्राइसेस पहुंच सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो एलएमई पर जो कॉपर फ्यूचर जो है वो उसने $12,960 प्रति टन का हाई बना दिया है। तो आगे को लेकर भी उम्मीद काफी अच्छी लग रही है प्राइसेस में बढ़ोतरी को लेकर। कुछ अन्य ट्रिगर ये है कि देखिए अमेरिका में जिस तरह से दरें घटी हैं और डॉलर थोड़ा सा नरम हुआ है, तो होता ये है कि डॉलर डिनोमिनेटेड ये कमोडिटी है और अगर ये सस्ती अगर होती है तो फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में डिमांड बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड बढ़ती है। बाकी अगर दरें घटती हैं अमेरिका में आगे भी तो उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो आगे के लिए भी जो सेंटिमेंट है वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते सप्लाई अगर टाइट रहती है तो। अगर हम इस साल की बात करें तो 105% का उछाल हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में हो गया है। पिछले 7 सत्र में ही लगभग 48-49% के आसपास का उछाल हो गया है। और इससे जो जुड़े हुए और जो कंपनीज हैं जैसे कि हिंदुस्तान, अगर हम जिंक की बात करें, क्योंकि चांदी से उसका भी लिंकेज है, हिंदुस्तान जिंक में भी करीब 29-30% का उछाल आया है इस साल में, इस एक महीने में। और एक महीने में अगर हम वेदांता की बात करें 14-15% का उछाल है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर स्टैंड आउट, जहां पर निफ्टी मेटल करीब 25-26% इस साल में चढ़ा है। लगभग 4 गुने की तेजी हिंदुस्तान कॉपर में रही है और ये डबल से ज्यादा होकर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए। और हिंदुस्तान कॉपर में अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली है पूरे ही साल में, और मेटल शेयर जो हैं वो भी एक महीने में काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर डेटा दिख रहे होंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, आज भी 5.5% तक के अपसाइड दिखाए हैं इसने। क्या करना चाहिए किसी को अभी इस लेवल पर अगर निवेश करना होगा, तो क्या आप नए निवेश की सलाह देंगे, या जिसने इन्वेस्ट किया है उन लोगों को क्या रणनीति बनानी चाहिए अब? देखिए, नए निवेश की तो सलाह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से इसमें एक वन साइडेड रैली देखने को मिली है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये हमें डिप पर मिलेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो डिप का लेवल है वो मैं बताना चाहूंगा, वो अभी फिलहाल हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है 470 से लेकर 460 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहां पर अगर एक बार डिप आता है तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। आज के सत्र में तो यहाँ पर एक बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है और 545 से लेकर 550 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। हालांकि सपोर्ट भी इंटेक्ट है। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 450 के ऊपर रहता है तब तक इसमें तेजी बनी रह सकती है। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि अगर 470 460 की रेंज में आता है और वहां से फिर हम एक मैंने जो 450 के स्टॉप लॉस के साथ एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा, वहां से अगर बाइंग की जाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो व्यू था वो ट्रेडर्स के लिए था और निवेशकों के लिए ये है कि जिन्होंने पहले से ले रखा है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 450 के ऊपर रहता है तब तक तेजी बनी रह सकती है। बट अभी फिलहाल मुझे आने वाले समय एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन लग रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे 545 550 के पास दिखाई दे रहा है। अगर 550 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर फिर से ही अपने अपसाइड के मूव को रेज्यूम करेगा और वहां से फिर हमें 600 तक के लेवल्स हिंद कॉपर में देखने को मिल पाएंगे। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान कॉपर पर डिप्स पर बाय करने की सलाह लक्ष्मीकांत जी की ओर से आती हुई। लेकिन इस शो को समाप्त करने का वक्त हो गया है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो दर्शक है हमारे उनके सवालों का जवाब देने के लिए। तो इस शो को समाप्त करने का वक्त तो हो चला है, लेकिन अगला शो स्पेशल शो है 2025 में। आईपीओ का बाजार कैसा रहा है, कौन से शेयर्स थे जो दमदार
प्रदर्शन दिखाया है और कौन से जो आईपीओस थे उनमें नुकसान हमें देखने को मिला है, इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेकर आएंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आईपीओस की बहार रही है और मगर आपसे ये कहूं कि इस साल रोज एक नया आईपीओ आया है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन आंकड़े तो यही सच हैं। क्योंकि अगर आप मेन बोर्ड और एसएमई को मिला दें तो कुल मिला के करीब 365 आईपीओ इस साल में आए हैं और रिकॉर्ड फंड रेज हुआ है 2 लाख करोड़ रुपए का। और अगर मैं आंकड़ों को 1 से बढ़ा के 2 साल का कर दूं तो 2 साल में भी बाहर है करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं और आईपीओ आए हैं 700 से भी ज्यादा, 701। तो आईपीओ में बाहर है। बहुत सारे ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने आपको पैसे बना के दिए हैं। कई सारे बड़े साइज के आईपीओ आए, जैसे कि एचडीबी फाइनेंशियल आया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आया, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी का जाते जाते आईपीओ आ गया। और हमने देखा कि मीशो हो गया, ग्रो हो गया, इन्होंने पैसे आपके खूब बढ़ाए, लिस्टिंग गेन भी अच्छी कराई और उसके बाद भी तेजी हुई। हालांकि कई सारे ऐसे भी आईपीओज रहे, जो कि होता भी है, जिन्होंने आपको नुकसान भी कराया। तो जरा बातचीत करेंगे हम इस शो में कि इस साल के जो आईपीओज हैं, जो बड़े हिट आईपीओ रहे हैं, जहां पर मिस हुआ है मामला और जिनकी चर्चा खूब रही है, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 2026 में इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इनका प्रदर्शन कैसा रहा, आगे परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। और शो का नाम है नए खिलाड़ी रिपोर्ट कार्ड। और इस शो में आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर और हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। और आस्था जी बहुत ही करीब से तमाम आईपीओस को ट्रैक करती हैं, बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण करती हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। अविनाश जी, पहला कॉमेंट आपसे सर। आईपीओ मार्केट में इतनी बॉयंसी हमने कभी पहले देखी नहीं। हालांकि एक चीज और हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि अब आईपीओज में पुराना वाला चार्म नहीं रहा। बहुत सारे आईपीओज बड़े वाले तो ऐसे आते हैं जिसमें अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट रूट भी दिया जाता है उसके जरिए। आपका व्यू सर आईपीओज को लेकर, क्या आईपीओज को लेकर जो थॉट प्रोसेस थी, जो थिंकिंग थी, क्या उसमें बदलाव आया है ओवर द ईयर? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है आईपीओ मार्केट में एक बात सबको समझनी चाहिए कि वो मार्केट ड्रिवन होते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा होता है तो पब्लिक इश्यूज ज्यादा आते हैं। और पिछले साल आईपीओस के लिए काफी अच्छा रहा, बड़े आईपीओस आ गए, उसमें काफी छोटी कंपनीज भी थी। बट मेरे ख्याल से देखिए, जो इजी मनी था वो अभी आईपीओ से निकल गया है। अभी सारे लोगों को पता है कि मेन बोर्ड का आईपीओ हो या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म का आईपीओ हो, तो प्रीवियसली क्या होता था कि लिस्टिंग गेन आपको 100% या 200% भी मिलता था। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से आईपीओस के लिए एक ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो लोग सिर्फ लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शायद उनके लिए वो गेम अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि इजी मनी आउट है। जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, डेफिनेटली इंडियन कैपिटल मार्केट ऐसे प्रमोटर्स को और कंपनीज को डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से काफी आईपीओस ने पैसा बनाया भी है, काफी आईपीओस ने लोगों का पैसा तोड़ा भी है। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप सिलेक्टिव होंगे तो ही आप आईपीओ मार्केट से पैसा बनाओगे। अदरवाइज सारे आईपीओ आपको पैसा बनाएंगे नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको सिलेक्टिव रहना है और अच्छी कंपनीज पे ही बेट लगा के आईपीओ में पैसा लगाना है। ठीक है, नई कंपनी सिलेक्शन करना बहुत ही अब जरूरी है। और ये बात सच है कि पहले हम देखते थे कि डबल भी होते थे प्राइसेस लिस्टिंग पर, अब वो मतलब बहुत रेयर हो गया है। हमने देखा था कि डी मार्ट जैसी सॉलिड कंपनी भी जब लिस्ट हुई थी, लगभग 8-9 साल समय तो हो ही गया, 2016 की शायद लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग पर वो शेयर डबल हो गया था। लेकिन वो दौर पीछे छूट गया है, आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है। लेकिन आपके स्क्रीन पर हम आपको वो शेयर दिखा रहे हैं जिन्होंने इस साल में प्रदर्शन अच्छा किया है और रिटर्न्स अच्छे बना के दिए हैं।
टाटा कैपिटल हो गया, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी हो गया, ग्रो है, ये लिस्ट आपके सामने दिखाई देगा। और आप देखेंगे कि इशू प्राइस के मुकाबले आगे कितना रिटर्न उन्होंने जनरेट किया है। लिस्ट आपके सामने है। टाटा कैपिटल में हालांकि पैसे ज्यादा नहीं बने, बट आईसीसी प्रूडेंशियल बड़े साइज का 10,600 करोड़ रुपए का आईपीओ होने के बाद भी इसने पैसे बना के दिए। और ग्रो में 100 रुपए वाला शेयर तो हम देख रहे थे कि 194 रुपए का हो गया था। बिलियन ब्रेन गराज वेंचर्स इसका जो मूल नाम है, ग्रो तो इनके बिजनेस का नाम है। और इसमें अभी भी हम देख रहे हैं कि जो रिटर्न है 60-62% के आसपास के हैं। तो एक काम करते हैं, फटाफट कोशिश करेंगे कि जितने भी आईपीओज आए हैं बड़े वाले, उनके एक एक करके समीक्षा कर ली जाए और समझते हैं कि आगे की इनकी राह कैसी होगी। तो शुरुआत ग्रो से कर लेते हैं। आशा जी, ग्रो नाम भी काफी हुआ, चर्चा बहुत हुई और निश्चित तौर पर लीडरशिप है। जितने कम समय में इन्होंने ब्रोकिंग स्पेस में अपनी जो पहचान बनाई है, अपने आप को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद इन्होंने लिस्टिंग कराई और इन्वेस्टर्स को भी पैसे बना के दिए। आपको क्या लगता है कि यहां से अब किस तरह के चाल देख रही हैं आस्था जी 2026 में? क्या यहां से पैसे बना के देगा तो कितना? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आईपीओ में एक जो दौर आया है उसमें एक चीज पे मैं जरूर नजर आप सबकी डालना चाहूंगी। वो बात ये है कि बड़ी साइज का आईपीओ हो, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ को हमने देखा, अगर वो प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर वो ग्रोथ दिखा रहे हैं, अगर वो डिविडेंड दे रहे हैं, तो वहां पे रिटेल का और बड़े इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट रहता है और वो एक अच्छे मार्केट की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि पहले ऐसा होता था कि बड़ी साइज के आईपीओ डाइजेस्ट नहीं हो पाते थे मार्केट में, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अगर कंपनी में ग्रोथ है, तो मार्केट उसे दोनों हाथों से ले रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। तो ये एक बहुत बड़ी चीज, हमने ये चीज देखी है और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर कंपनियां बढ़िया प्रॉफिट दिखाएंगी, बढ़िया यहाँ पे अपनी ग्रोथ दिखाती रहेंगी, तो साइज इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज वो बिल्कुल मार्केट में डाइजेस्ट होगा और उसमें लिस्टिंग पे भी बढ़िया रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रू इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अब अगर मैं बात करूं ग्रो की, तो ग्रो में बिल्कुल 100 रुपए पे ये आईपीओ आया था और उससे हमने एक बहुत बढ़िया चाल देखी। अभी भी 162 के आसपास चल रहा है। तो जिस तरह की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, अगेन जो ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन रही है आईपीओस की दिशा निर्धारित करने में। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी ये कंपनी बढ़िया ग्रो करेगी, क्योंकि कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टोरीज हैं। कैपिटल मार्केट में अगर ग्रोथ रही तो डेफिनेटली ग्रो, जिनका कि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, इनके यूजर्स, एक्टिव यूजर्स काफी बड़े हैं, एसेट लाइट मॉडल है, तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो ग्रो में हमारी राय है कि यहाँ पे भी अपनी जो पोजिशंस है उसमें बने रहें। मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, लेकिन नई पोजीशंस ऐड करने के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार करें, क्योंकि जो नतीजे आए थे वो आए तो अच्छे थे, लेकिन जो मार्केट चाह रहा था उस हिसाब के नहीं थे। तो उस वजह से थोड़ा सा अगर करेक्ट होता है तो उसमें खरीदारी करने की सलाह है, बाकी बने रहने की सलाह है ग्रो में। ठीक है, ग्रो में बने रहने की सलाह है और आगे भी पैसे बना के आपको देगा। एक कंपनी जिसके वैल्यूएशन को लेकर काफी चर्चा हुई, वो है लेंसकार्ट। काफी आलोचना भी हुई, सोशल मीडिया पर भी बहुत बज रहा कि आखिर इतना वैल्यूएशन क्यों मांग रही है कंपनी, क्योंकि उन्होंने जो फंड रेज किया था कुछ टाइम पहले और उसके बाद जो वैल्यूएशन जो आईपीओ के निकल के आया तो लोग चौंक से गए। और उसके बाद आप देखिए 7,278 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए। इशू प्राइस था 402 रुपए का, लिस्ट हुआ 395 का और लिस्टिंग पर मतलब डिस्काउंट के साथ ही लिस्टिंग हमने होते हुए देखी लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट को लेकर अविनाश जी आपका व्यू क्या है? थोड़ा समय तो हो गया इसको लिस्ट हुए, क्या राय होगी? क्या आप यहां से शेयर में तेजी देख रहे हैं और क्या इन्वेस्टेड रहना चाहिए इसमें? लगता है कि लेंसकार्ट का अभी भी वैल्यूएशन जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है जो मुझे लगती है, वो ये है कि पोस्ट लिस्टिंग के बाद जो प्रमोटर है पीयूष बंसल, उनका सिर्फ 19% स्टेक है। तो उसका मतलब है कि प्रमोटर ने काफी वैल्यू एनकैश कर ली है। हम नॉर्मली जो भी कंपनी में निवेश करते हैं, वहां पे प्रमोटर का स्टेक कम से कम 50% होना चाहिए, तो ही कंफर्ट आता है। तो मुझे लगता है पहला तो नेगेटिव वो है और दूसरा मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर जाने के बाद ही पता चलेगा कि इनका जो बिजनेस मॉडल है
वो कितना स्केलेबल है, कितना प्रॉफिटेबल है। क्योंकि देखिए कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अल्टीमेटली वैल्यूएशन अगर महँगा है, तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं और मार्केट डेटा और अर्निंग्स को रिस्पेक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगले 2-3 क्वार्टर्स मैं तो इंतज़ार करना चाहूँगा। जिनके पास है वो होल्ड करें। आई थिंक डेफिनिटली लॉन्ग टर्म में बिज़नेस अच्छा लग रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप किया है, प्लस अभी एआई रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले। तो ये सब बातें अच्छी है, लेकिन पैसा बनाने के लिए मेरे ख्याल से 2-3 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि अर्निंग्स ग्रोथ कैसे मैच्योर हो रही है। उसके बाद वी कैन टेक अ फ्रेश रिव्यू, लेकिन फ्रेश खरीदारी एट दिस लेवल वी आर नॉट एडवाइजिंग। ठीक है, मौजूदा स्तर पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी लेंसकार्ट के शेयर में। वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का साइज भी ठीक ठाक बड़ा था अगर हम इसके आईपीओ की बात करें, और 11,600 करोड़ रुपए से जुटाए और लिस्टिंग पर प्रीमियम बड़ा कमाल का था, 50% के आसपास का। राय आस्था जी क्या होगी आपकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, क्योंकि पैसे तो कमा के इसने दिए ठीक ठाक। आगे की राह आपको कैसी लग रही है? क्या आपको लगता है कि अभी रुकेगा नहीं शेयर, ये 2026 में भी कमाई कराएगा? देखिए बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2026 आएगा वो और भी यहाँ पे बढ़िया होगा कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी एक तरह से देखा जाए तो लीडर है अपने क्षेत्र में। स्पेशली अगर मैं होम अप्लायंसेस की यहाँ पे अगर बात करूँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो मार्केट लीडर ये कंपनी है। तो सबसे बड़ी बात तो हमें वहाँ देखने को मिलती है। दूसरी तरफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत सॉलिड है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, वो भी काफ़ी यहाँ पे मुझे अच्छी लगी। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर ग्रोथ आ रही है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो मार्केट दोनों हाथों से लेता है ऐसी कंपनीज़ को। और इसमें तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा दिया था, क्योंकि जो इसके पीयर्स थे उसके मुकाबले ये जब आईपीओ लेके आए थे 1140 में, तो मेरे हिसाब से ये 38 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे लाए थे। अक्टूबर 2025 की बात कर रही हूँ मैं। तो इन्होंने प्राइसिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी करी थी अगर मैं इनके पीओस को देखती हूँ। तो ये एक काउंटर ऐसा है, मुझे लगता है इसमें अभी भी पोटेंशियल है और बिल्कुल यहाँ पे भी बने रहना चाहिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। जिन्होंने भी आईपीओ के टाइम सब्सक्राइब किया है, उन्होंने भी अच्छा कमाया होगा लिस्टिंग गेन पे, और अगर लंबी अवधि में भी बने रहेंगे तो मुझे लगता है आगे भी पोटेंशियल है। तो बिल्कुल इसमें होल्ड करने की सलाह है। और जहाँ तक नई खरीदारी करने की बात है, उसमें भी एक मन बनाया जा सकता है, पर आने दीजिए नतीजों का। अब सीज़न स्टार्ट होने ही वाला है लगभग 10-15 दिन में। एक बार नतीजे आ जाएँ तो नई खरीदारी का भी इसमें बिल्कुल मन बनाया जा सकता है। हमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, आप इसको होल्ड करके रखिए। और भी बहुत सारे आईपीओस थे और जो रिसेंटली लिस्टेड जो स्टॉक्स हैं, चाहे एसईसी प्रूडेंशियल हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, मीशो, इनकी बातचीत भी आगे करेंगे। साथ साथ एचडीबी फाइनेंशियल पर भी हम राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ और आईपीओस के लिस्ट और नए खिलाड़ी में आपको करना क्या है, ये आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 2025 में जो भी आईपीओज आए उनका हम कर रहे हैं रिव्यू, और 2026 में आपकी रणनीति उनमें क्या होनी चाहिए, कितना दमखम अभी बाकी है, ये हम जान रहे हैं अपने दो खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर और आस्था जैन से। आगे बढ़ते हैं। और मीशो का आईपीओ आया था इसी साल में, मतलब इसी महीने में ही 10 दिसंबर को लिस्ट हुआ था शेयर ये, और बढ़िया लिस्टिंग गेन इसमें आया 46% का। शेयर की अगर हम बात करें तो ये शेयर जो है 250 रुपए तक चला गया था, 200-250 रुपए के ऊपर निकला था। फिलहाल 200 रुपए के नीचे के भाव हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। अदरवाइज परफॉर्मेंस बड़ा तगड़ा रहा है लिस्टिंग पर और उसके बाद। मीशो में आगे प्रदर्शन कैसा रहेगा, जरा ये समझ लेते हैं। अविनाश जी, आपका व्यू मीशो को लेकर, क्या मीशो में निवेशित रहें, और किसी को मान लीजिए अगर नई खरीद करना है तो क्या ठीक है अब ये? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि मीशो की बात करें तो मीशो में नैरेटिव बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट हो गया है। ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाती है, और जहाँ पे अभी भी कोई ऑपरेशनल मुनाफा, ऑपरेशनल एबिटा या नेट प्रॉफिट अभी भी नहीं कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। हालांकि कंपनी का नैरेटिव अच्छा है, ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, लेकिन एक बात मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही वोलेटाइल है।
क्योंकि इनकी जो एवरेज सेलिंग जो टिकट लेवल है वो करीबन ₹250 है। अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न प्राइम की बात करें तो 1500-1600 रुपए का एवरेज टिकट साइज़ होता है ऑर्डर का। तो उसका मतलब यही है कि कोई भी रिजेक्शन अगर आता है तो इनके लिए पूरा एक लॉस मेकिंग ट्रांज़ैक्शन हो सकता है। हालाँकि इनका पूरा मॉडल बिज़नेस मॉडल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। जिनके पास पब्लिक इश्यू का है मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल करे और अगले 1.5-2 साल के बाद होपफुली रिटर्न्स अच्छे आएँगे ऐसी उम्मीद है। बट फ्रेश बाइंग एट दिस लेवल मुझे नहीं लगता है आपको करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम पहला क्वार्टर पब्लिक इश्यू के बाद आने दीजिए। परफॉर्मेंस देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री सुन लीजिए और उसके बाद थोड़ा-सा एक अंदाज़ा इन्वेस्टर्स को मिलेगा कि आगे रोड मैप क्या है। तो फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा बैलेंस क्वांटिटी आप होल्ड कीजिए। आईसीसी प्रूडेंशियल में हमने देखा कि बढ़िया लिस्टिंग हुई, एक सॉलिड कंपनी एएमसी स्पेस में दिग्गजों में ये शामिल है और मार्जिन प्रोफाइल इनका बेहतर हो रहा है और अलग अलग जो बिजनेसेस इनके हैं वो भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10,600 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए और लिस्ट हुआ था ये शेयर 2,600 रुपए पर। एक बार जरा इसका भाव भी दिखाइए। आईसीसी प्रूडेंशियल को लेकर क्या भी होगा आस्था जी आपका? क्या प्रदर्शन इसका आगे जारी रहेगा 2026 में? बिल्कुल, मैं अभी भी इस काउंटर पे पॉजिटिव हूँ। देखिए, ये आया था तब 2165 के प्राइस पे आया था एट द हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड और वहां से भी हमने एक बढ़िया तेजी, अभी भी 2600 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। इसके 2-3 पॉइंट्स काफी बढ़िया थे। सबसे पहले तो मैं पहले ही इसकी चर्चा कर चुकी हूँ, ग्रोथ, प्रॉफिट और डिविडेंड, ये तीनों बहुत सॉलिड थे। दूसरी, कंपनी के भी फंडामेंटल्स देखे तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बाद अगर दूसरा नाम आता है तो ये आता है और इनका जो इक्विटी ओरिएंटेड जो पोर्टफोलियो है, जो टोटल एयूएम के साइज का हाईएस्ट परसेंटेज है, जो कि 53% से ज्यादा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं उनको कंपेटिटर्स से कंपेयर करूं तो जो इक्विटी पार्ट है इनके टोटल एयूएम में वो हाईएस्ट आता है। दूसरी तरफ कुछ एक रेशियोज में ये अपने पेयर्स को भी पीछे छोड़ रहे थे, तो वो भी काफी अट्रैक्टिव था। इनके रिटर्न्स रेशियोज, इनके मार्जिन्स बेहद स्ट्रॉन्ग थे। एचडीएफसी की अगर हम बात करें तो एक ब्रांड है एचडीएफसी के साथ और वो ब्रांड का प्रीमियम हमेशा एचडीएफसी को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है अगर पीओ से कंपेयर करें। तो सिर्फ अगर मैं एचडीएफसी को हटा दूं तो इनकी जो प्राइसिंग थी वो तो प्योर से ज्यादा ही लग रही थी जब आईपीओ आया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जिस तरह की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, जिस तरह का एयूएम का कंपोजिशन इनके पास है, जिस तरह के रेशियोज ये ओन करते हैं, मुझे लगता है कि आगे जाके इसमें पोटेंशियल और भी हाई रहेगा। और एक ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, थोड़ी सी गिरावट आने पे खरीदारी करने का वापस मन बनाइए इसमें, अगर आईपीओ में किसी भी वजह से नहीं लगा है तो। और लगा है, इतने लकी रहे हैं कि आईपीओ के वक्त अलॉटमेंट आ गए हैं तो भी बने रहें इसमें, अभी भी बिकवाली ना करें। मुझे लगता है आगे जाके इसमें और पोटेंशियल रहेगा और ये यहाँ से भी बढ़िया नतीजे देगा और साथ में स्टॉक प्राइसेस में भी एक बढ़िया अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी को लेकर ये व्यू हो गया। आगे को लेकर भी बुलिश है आस्था जी इसको लेकर। एक और कंपनी जिससे उम्मीदें तो थी कि आगे थोड़ा प्रदर्शन उसका बेहतर होगा, लेकिन लिस्टिंग को करीब करीब 2-2.5 महीने का समय हो गया टाटा कैपिटल के, लेकिन पैसे नहीं बने टाटा कैपिटल में। लिस्टिंग पर भी बड़ा म्यूटेड इसका रिस्पॉन्स रहा है और उसके बाद 326 वाला जो शेयर था, अगर अभी आप देखेंगे तो टाटा कैपिटल का शेयर 333 रुपए के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो पैसे तो बने ही नहीं, 350 रुपए के ऊपर निकला था ब्रीफली, लेकिन वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग का ये शिकार हो गया। अविनाश जी, बड़े साइज का आईपीओ था, चर्चाएं भी खूब थी, बट पैसे बने नहीं। क्या उम्मीदें 2026 में पूरी होंगी टाटा कैपिटल में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो लेवल है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और मुझे लगता है कि जिन्होंने आईपीओ के प्राइस के पास में या उसके नीचे खरीदा है, इनके लिए तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब भी ऐसा कोई मेगा पब्लिक इशू आता है तभी निवेशकों को थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि ऐसे आईपीओज में नॉर्मली क्या होता है कि अगर एनबीएफसी स्पेस कहिए या मैन्युफैक्चरिंग स्पेस कहिए, तो डेफिनेटली अगर परफॉर्मेंस तोड़-फोड़ नहीं है या परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सीलेंट नहीं है, तो अंडर परफॉर्मेंस पब्लिक इश्यू के बाद ज़रूर आती है और वही टाटा कैपिटल का हो गया। अभी करीबन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है और अभी जिस प्रकार से रेट कट्स हो चुके हैं, जैसे इकोनॉमी में कंजम्पशन का ट्रेंड अभी बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं मार्केट उम्मीद करेगा कि तीसरी तिमाही जो है वो काफ़ी अच्छी आए।
नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो अभिषेक इसमें अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि ये पैसे को अच्छे एसेट्स में डालेंगे। इनका काफ़ी बड़ा कारोबार है, आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट में है, कंज्यूमर फाइनेंस में है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में है, तो काफ़ी अच्छी इनकी प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग है। तो मेरे ख्याल से अगर 1.5 साल का नज़रिया है तो डेफ़िनिटली इसमें खरीदा भी जा सकता है, बट लंबी अवधि के लिए ले लीजिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़े अपसाइड आएगी नहीं। आई थिंक Q3 के नंबर्स नियर टर्म में ट्रिगर रहेंगे। ठीक है, टाटा कैपिटल को लेकर ये व्यू हो गया। 1-1.5 मिनट के आसपास का समय है शो में, और एक बार जरा ये देख लेते हैं कि 2026 में कौन से बड़े आईपीओज होंगे जिस पर हमारी नजरें रहने वाली हैं। अब वो है रिलायंस जियो होगा, एनएससी, फोन पे, जेप्टो, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, फ्लिपकार्ट और ओयो। ये सारी की सारी कंपनीज हैं जिनके आईपीओ पर नजर होगी। और एनएससी और अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो ये तो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास के फंड रेज इनकी तरफ से आने वाले हैं। एनएससी का तो काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है, और रिलायंस जियो का भी उम्मीद है कि रिलायंस की तरफ से अनाउंसमेंट भी होगा टाइमलाइन को लेकर। आशा जी, आपकी खास नजर कौन से आईपीओ पर होगी 2026 में? क्विकली जरा अपना जवाब दीजिएगा। जी, बिल्कुल, रिलायंस जियो पहला नंबर तो डेफ़िनेटली उसका है, दूसरी तरफ एसबीआई म्यूचुअल फंड भी अच्छा लग रहा है और तीसरी तरफ एनएससी का आईपीओ। सो ये 3 आईपीओज़ पे हमारी पैनी नज़र रहेगी और मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली ये बढ़िया अगर वैल्यूएशन करते हैं और ग्रोथ दिखाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे भी अच्छे रहते हैं, तो मार्केट इनको बिल्कुल बढ़िया रिस्पॉन्स देगा। अविनाश जी, आपकी राय? हालांकि अभी देखिए, ना तो साइज आया है ना तो प्राइस आया है, सब कुछ अभी भविष्य में है, लेकिन आपके हिसाब से बढ़िया वैल्यू लॉकिंग कहां पर होती हुई दिखाई देगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए वैल्यू अनलॉकिंग तो जैसे आस्था जी ने कहा कि रिलायंस जियो में होगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर का अभी सब्सिडरी है। दूसरा तो एनएससी रहेगा। देखिए एनएससी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि काफ़ी रिटेल निवेशकों ने अनलिस्टेड स्पेस में बहुत महँगे भाव पे ये शेयर लिया है, 2400, 2500। तो उम्मीद यही है कि ऐसे निवेशकों को नुकसान ना हो। बट अगर यहाँ पे प्राइसिंग रीज़नेबल होती है जैसे एनएसडीएल में हो गया, तो काफ़ी हद तक ऐसे काफ़ी रिटेल निवेशक हैं जो अटक जाएँगे। बट ओवरऑल एनएससी और रिलायंस जो ये दोनों कंपनीज़ बहुत ही अच्छी कंपनीज़ है, बैलेंस शीट भी बहुत बड़ा है, स्केलेबल मॉडल है और अगले 2-3 साल के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ से बनेगी। ठीक है अविनाश जी और आस्था जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खास शो में आज हमें समय देने के लिए। और जो तमाम प्राइमरी मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिनको आगे आईपीओ पर राय चाहिए थी, उनको आपने बहुत ही अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और नए साल को लेकर भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। और ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।